वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जून मंथ के मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन में VI ग्राफ दे रखा है किसी एक कंडक्टर के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 T2 पे। तो T1 T2 में क्या रिलेशन है मुझे वो फाइंड करना है। देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि ओम्स लॉ के अनुसार R इक्वल टू फी अपॉन आई, और फी अपॉन आई का मतलब होता है स्लोप फी आई कर्व का। मतलब अगर फी आई कर्व का स्लोप देखे तो वो मुझे रेजिस्टेंस देगा। तो मुझे फी आई कर्व ही देकर दे रखा है, और स्लोप हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। तो जिसके फी आई कर्व का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा। तो मतलब जिसके लिए, जिस कर्व के लिए थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखोगे जो दो कर्व दे रखे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 और T2। तो T1 के लिए स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि उसके लिए एंगल थीटा ज्यादा है। ओके, मतलब T1 के लिए एंगल को थीटा 1 बोले और T2 के लिए थीटा 2। तो हम लोग बोलेंगे कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। ग्राफ से दिख रहा है, इसका मतलब T1 के लिए स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप टेन थीटा होता है। अब T1 टेम्परेचर पे स्लोप ज्यादा, मतलब T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन हम लोग पढ़ रखे हैं कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। मतलब हायर टेम्परेचर पे हायर रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ से स्लोप वाले कंसेप्ट से हायर रेजिस्टेंस T1 पे आ रहा है क्योंकि T1 टेम्परेचर पे स्लोप ज़्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे T1 ग्रेटर देन T2 होगा। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में दो कंसेंट्रिक स्फेयर हैं। इनर वाले जो स्फेयर उसका रेडियस R1, और जो बाहर वाला है उसके लिए रेडियस को R2 बोला है। उनके बीच में जो स्पेस है उसमें एक मटेरियल डाला हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी को बोला है रो। अब मुझे बोला है कि फाइंड करना है रेजिस्टेंस इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में। तो इनर सरफेस को अगर हम लोग ए बोले और आउटर सरफेस को पॉइंट बी, तो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे DR थिकनेस का एक स्फेयर हमने कंसिडर किया ऐसा। मतलब इस स्फेयर का जो थिकनेस है वो DR है और रेडियस है R। अब इस स्फेयर, इस पहले एलिमेंट का हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे। इसके रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया D कैपिटल ऐसा। ये इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं रो L अपॉन ए। एल के लिए हम लोग बोलेंगे इस स्फेयर का थिकनेस जो DR हम लोग कंसिडर किए ए। तो ये स्फेरिकल एलिमेंट है तो इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया जो 4 पाई R² के बराबर होगा। अब ये हो गया DR। इसके जो एलिमेंट हम लोग लिए, जो छोटा सा भाग लिए, उसका रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग ऐसा। बोलेंगे कि 0 टू कैपिटल R रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे रेडियस का जो डालना है R1 टू R2, क्योंकि मुझे A
टू डी ही फाइंड करना है ऐसा। इधर आर इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो रो अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगा। अब बच गया 1/r² का इंटीग्रेशन जो होगा -1/r। मुझे लिमिट डालना था r1 टू r2, तो लिमिट डालने के बाद आंसर आएगा रो अपॉन 4 पाई इंटू r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला एक वायर, प्लेटिनम वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है आइस पॉइंट पे, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस को बोला है 5 ओम, और स्टीम पॉइंट पे बोला है कि रेजिस्टेंस हो गया बढ़ के 5.25। स्टीम पॉइंट मीन्स 100 डिग्री से ऐसा। तो अब इन दोनों टेम्परेचर के लिए मतलब हम लोग टेम्परेचर चेंज देखोगे तो 0 से 100 हुआ, रेजिस्टेंस 5 से बढ़ के 5.25 होगा। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू मतलब R फाइनल इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से R1 को लिखेंगे 5.25 और R0 को 5, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को 100, क्योंकि 0 से 100 हो गया टेम्परेचर। जहाँ से अल्फा का जो वैल्यू आएगा होगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब बोला किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है 5.5 ओम होगा। मीन्स मुझे फाइनल टेम्परेचर T2 निकालनी है जब रेजिस्टेंस R2 जो है 5.5 ओम हो जाए। फिर से हम लोग लिखेंगे फाइनल रेजिस्टेंस मतलब R2 5.5 इक्वल टू R0 को लिखेंगे 5, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा का वैल्यू तो आ गया है 5 इंटू 10⁻⁴। डेल्टा टी को लिखेंगे T2 माइनस T0, T0 तो 0 है तो T2 ही हो जाएगा ऐसा। अब इसको सोल्व करोगे तो T2 का वैल्यू आएगा 200 डिग्री सेल्सियस। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि हीटर का जो कॉइल है उस पर रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट। तो अब ये जो रेटिंग है यहाँ से हम लोग उस हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल सकते। तो रेजिस्टेंस को बोलेंगे V² अपॉन P। V जो रेटिंग वोल्टेज है वो 200 वोल्ट था, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200। P को देखोगे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से उस कॉइल का रेजिस्टेंस 400। ठीक है, अब कहानी क्या है कि उस कॉइल को 2 इक्वल पार्ट में कट किए। देखो कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस 400 था, अब 2 बराबर पार्ट में कट करोगे तो दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस 200 200 हो जाएगा। हम लोग बोले दोनों एक पार्ट
का रेजिस्टेंस R1 दूसरे का R2, तो R1 R2 बराबर होगा और ये होगा टोटल रेजिस्टेंस का हाफ, क्योंकि इक्वल पार्ट में कट किए तो 200 हो ऐसा। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए हम लोग, R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट किए ऐसा। एक बैटरी के साथ, और बैटरी का वोल्टेज दे रखा है 200, ये R1 R2। अभी बोला कि टोटल एनर्जी पर सेकंड कितना लिबरेट हो, टोटल एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर बेसिकली हो गया, ऊर्जा प्रति सेकंड को ही पावर बोलते हैं, वही चाहिए हम लोग। तो टोटल पावर के लिए हम लोग को देखो, मतलब बैटरी से पावर बेसिकली हो गया, टोटल पावर मतलब बैटरी, किसी एक रजिस्टर से नहीं, टोटल पावर बोला है मतलब बैटरी से पावर। और बैटरी से पावर बैट को हम लोग लिखते हैं पी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। बैटरी का वोल्टेज देखोगे 200 ही दिया हुआ है, तो हो जाएगा 200 स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। अभी देखोगे R1 R2 पैरेलल है और दोनों का वैल्यू 200 है, मतलब 200 ओम पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट देखोगे तो 100 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट को लिखेंगे 100 से कट जाएगा, ये आएगा 400, मतलब पावर देखोगे तो 400 वाट। एनर्जी पर सेकंड बोलेंगे तो बोलेंगे 400 जूल पर सेकंड। ऑप्शन बोलेंगे हम लोग कि दिल्ली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोला है कि सर्किट एक्स में दो रजिस्टर 2 ओम का, दोनों आइडेंटिकल है 2 ओम का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक बैटरी के साथ, ठीक है। और बोला कि सर्किट एक्स में एक सर्टेन टाइम में, मतलब टाइम फिक्स है, मान लो टाइम टी है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको डब्ल्यू बोला है। तो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पावर इनटू टाइम। तो टाइम को टी ले लिए, तो जो एनर्जी डब्ल्यू बोला है एक्स वाले में, वो हो जाएगा एनर्जी को पावर इनटू टाइम। अब पावर लिखोगे तो टोटल पावर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे फी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। अभी एक्स वाले सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 2 और 2 पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 पावर इनटू टाइम, मतलब डब्ल्यू ऐसा हो गया। अब बोला कि सर्किट वाई में सेम टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। इसमें भी एनर्जी, मान लो इसमें एनर्जी को हमने बोला कि ई होगा, जो मुझे फाइंड करना है, तो एनर्जी को बोलेंगे पावर इनटू टाइम। अब इसमें पावर लिखोगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 2 और 2 सीरीज में है, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया पावर इनटू टाइम। अब वी स्क्वायर इनटू टी को हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू, पहले वाले सर्किट से जो इक्वेशन आया उसके अनुसार, इसलिए ई को बोलेंगे W/4। मतलब सर्किट वाई में जो सेम टाइम में एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा वो होगा W/4, तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला कि एक रिंग है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बोलेंगे, एक ऊपर वाला पार्ट ए सी बी, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं R1, एक नीचे वाला पार्ट ए डी बी, इसको बोल रहे हैं R2। अब ये R1 R2 पैरेलल में है, इन्हीं का इक्विवेलेंट चाहिए। देखो R1 प्लस R2 ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो दिया हुआ है 15। R1 R2 में रिलेशन देखोगे
तो ये नीचे वाला एंगल 45 है, तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस 45, मतलब 315 ऐसा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो आर्क का लेंथ होता है आर थीटा, मतलब प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल से का 7 टाइम्स है, तो लेंथ भी हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, लेंथ 7 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 7 टाइम्स। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि R1 जो है वो 7 टाइम्स ऑफ R2। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम लोग सोल्व करें तो इक्वेशन 1 में R1 की जगह पे अगर 7R2 रख दे तो 7R2 प्लस R2 मतलब 8R2 इक्वल टू हो जाएगा 15। इसलिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 15/8, और R1 को बोलेंगे 7R2 के बराबर हो जाएगा 7 × 15/8। R1 R2 का वैल्यू मिल गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा जाएगा R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब R1 R2 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो कैलकुलेशन के बाद इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा 1.64 ओम, ऐसा बोलेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोला दो आइडेंटिकल डायमेंशन का, आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब उनका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं, मेटल के बने हैं, इसलिए उनका कंडक्टिविटी वाहकता अलग अलग है। एक का सिग्मा 1, एक का सिग्मा 2। अगर उनको सीरीज में जोड़ा गया है तो उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी वो बताना है। देखो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये दो वायर हैं, ऐसा दोनों सीरीज में जोड़े हुए हैं, दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ और एरिया सेम है। कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले का सिग्मा 1 और सेकंड वाले का सिग्मा 2। फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस R1 बोले, सेकंड वाले का R2। अब इनका इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या हो गया, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि इनको एक सिंगल वायर से रिप्लेस किया गया। अब इस वायर की कंडक्टिविटी क्या होगी वही बताना। देखो सिंगल वायर से रिप्लेस करोगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 12, एरिया तो सेम रहेगी, कंडक्टिविटी को हम लोग बोल दिए सिग्मा, और इसकी रेजिस्टेंस को बोल दिए आर इक्विवेलेंट। अब R1 को लिखना होगा फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए होता है, और रो को हम लोग बोलेंगे 1/सिग्मा, तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा 1/सिग्मा 1 इंटू एल बाई ए ऐसा। सेकेंड वाले का लिखेंगे तो हो जाएगा 1/R रो, सॉरी 1/सिग्मा 2 एल बाई ए। आर इक्विवेलेंट मतलब इफेक्टिव वाले का लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/सिग्मा इंटू 12/ए। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, इसलिए आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। अब आर इक्विवेलेंट के जगह पे जो हम लोग 1/सिग्मा इंटू 12/ए रखे हैं ये रख देंगे तो हो जाएगा 12 सिग्मा ए। R1 की जगह पे लिख देंगे L/सिग्मा 1 और R2 की जगह पे रख देंगे L/सिग्मा 2 L/ए दोनों साइड से कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2/सिग्मा इक्वल टू 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। एलसीएम ले लोगे फिर अरेंज करोगे तो सिग्मा का जो वैल्यू आएगा, जो सिग्मा वो हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2
अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इफेक्टिव कंडक्टिविटी जो निकालना था वो बोलेंगे कि ऑप्शन दिल्ली दिए हुए हैं, तो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बोला कि एमीटर का रीडिंग क्या होगा, मतलब इस वाले ब्रांच में, क्योंकि एमीटर इस वाले ब्रांच में है, करंट कितना जाएगा वो बताना। सर्किट को हम लोग अगर देखें ऐसा नेमिंग कर, चलो ये वाला ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, इस पॉइंट को अगर बी बोले तो ये वाला भी बी होगा, इसको हम लोग सी बोल रहे हैं ऐसे, तो इसको डी बोल रहे हैं। तो ये 6 और 3 देखोगे तो ए और सी के बीच में दोनों कनेक्टेड हैं, इधर लेफ्ट वाला, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2। राइट वाला भी देखोगे तो वहां पे 6 और 3 बी और डी के बीच में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 ओम ऊपर वाला जो था, फिर यहाँ पे देखोगे तो 6 और 3 था जो हो जाएगा 2। यहाँ पे एमीटर है, इसमें ही रीडिंग चाहिए मुझे, ये वाला भी हो जाएगा 2। और जो बैटरी था वो था 14 वोल्ट का, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 0.8 ओम। एमीटर तो का रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल केस में, तो एमीटर तो ऐसे ही वायर की जैसा है ये सोचो। अभी इस सर्किट का इक्विवेलेंट देखोगे तो पहले 2 और 2 सीरीज में 4 हो जाएगा, फिर 4 और 2 पैरेलल में, तो 4 और 2 का बोलेंगे 8/6 मीन्स 4/3, फिर उसके साथ 0.8 हो जाएगा सीरीज में। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 प्लस 0.8 मीन्स आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आएगा 6.4/3 ऐसा। अब आर इक्विवेलेंट मिल गया तो हम लोग सर्किट में करंट कितना होगा, मतलब बैटरी से जो टोटल करंट है आई वो लिख सकते हैं, और बैटरी से टोटल करंट को हम लोग बोलते हैं फी अपॉन आर इक्विवेलेंट ऐसा। तो फी दिया हुआ है 14, आर इक्विवेलेंट आया 6.4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा ऐसा, 42/6.4। ये टोटल करंट बैटरी से मिल गया। अब यही बैटरी वाला करंट आगे आके 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, I1 I2 ऐसा, क्योंकि ये दोनों ब्रांच पैरेलल है। अब मुझे I2 चाहिए, तो करंट डिवाइडर रूल से I2 को बोलेंगे I टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 + 4 6 ऐसा। तो ये ऐसा I2 = I/3। अब आई का वैल्यू तो मिल गया मुझे, यहाँ पे आई का वैल्यू रख देंगे, तो कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 2.18 एम्पियर। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला R1 R2 बताना। देखो इस पॉइंट को अगर बी बोले, ये बी होगा, इस पॉइंट को अगर हम लोग सी बोले तो ये वाला सी होगा। तो ये 20 ओम, 10 ओम और R2 ये तीनों के तीनों पैरेलल हो गए बी और सी के बीच में ऐसा। इन तीनों में
पोटेंशियल सेम होना चाहिए। 20 ओम वाले में देखोगे करंट दे रखा है 1 एम्पियर, तो इसमें पोटेंशियल हो जाएगा 1 इंटू 20, मतलब 20 वोल्ट। आई आर आई तो इसमें मालूम है 1 एम्पियर दे रखा है, तो 20 वोल्ट। तो 20 ओम वाले में अगर 20 वोल्ट है तो 10 ओम वाले में भी 20 होना चाहिए, और R2 वाले में भी 20 होना चाहिए। तो R2 अगर फाइंड करना हो तो R2 में देखोगे करंट है 0.5 एम्पियर जो क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे I इंटू आर, आर के जगह पे R2। 20 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पैरेलल है, तीनों में सेम हो। यहाँ से R2 का वैल्यू जो होगा 20 डिवाइडेड बाई 0.5 मीन्स 40। ठीक है, अब अगर 3 ओम वाले में करंट को हम लोग बोल दिए कुछ भी I1 बोल दिए, चलो, तो इसमें भी वोल्टेज 20 के बराबर होना चाहिए, तो बोलेंगे I1 इंटू 10 इक्वल टू 20। यहाँ से I1 का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 10 ओम, R2 और 20, इन तीनों में करंट भी मालूम हो गया। 20 वाले में 1 एम्पियर, 10 वाले में 2 एम्पियर और R2 वाले में 0.5 एम्पियर, तीनों पैरेलल। अब R1 फाइंड करना है, तो बोलेंगे कि R1 में मान लो करंट I होगा ऐसा। अब यही I C पॉइंट पे आने के बाद 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, कुछ 20 से जा रहा है, कुछ 10 से और कुछ R2 से। मतलब इस I का वैल्यू इन तीनों के करंट के जोड़ के बराबर, सम के बराबर होगा KCL से। इसलिए हम लोग I को बोलेंगे 0.5 प्लस 2 प्लस 1, 3.5 एम्पियर ऐसा। अब I मिल गया और मुझे R1 फाइंड करना है, तो बोलेंगे कि ये वाला जो सर्किट है, ये वाला, इसमें KVL लिख दो। और इसमें KVL लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो, +69 माइनस IR1 माइनस 0.5 R2 इक्वल टू 0। अब R2 का वैल्यू 40 मिल गया है, तो R2 की जगह पे 40 डाल देंगे, और I का वैल्यू 3.5 मिल गया है, तो I की जगह पे 3.5 ऐसा। तो इसको सोल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू आ जाएगा 14 ओम। तो बोलेंगे R1 होगा 14 और R2 होगा 40। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे इनफाइनाइट सीरीज है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच। इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एक पैटर्न होता है ऐसा, ये 1 और 2 जो है, ये वाला यही बार बार रिपीट हो रहा है ऐसा। फिर आगे जाओगे तो 1 2 ऐसा, यहाँ पे 2 होता है ऐसा, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स होते जा रहे हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। अभी ए और बी के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस इनफाइनाइट सीरीज का एक्स है। ठीक है, हमने बोला ऐसा मान लिया कि टोटल इक्विवेलेंट इसका एक्स है। अब इन टोटल में से अगर एक ए वाला पैटर्न हम लोग हटा भी दें ऐसा, ए वाला ऐसा, इसके अलावा जो बच गया उसका भी एक्स ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से एक निकाल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल का हम लोग एक्स मानेंगे, टोटल फिर
एक को छोड़ के जो बच गया उसका भी एक्स बोलेंगे, फिर बाद में ऐसा लिखेंगे कि इसका भी एक्स, नहीं, इसके अलावा जो बच गया उसका भी एक्स और टोटल का भी एक्स, ऐसा। तो ये ऐसा हो जाएगा, एक पैटर्न जो होता है A1 और 2, ए और बी के बीच। इसके अलावा जो बच गया उसका भी एक्स ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से एक निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए और बी के बीच में हमने पहले से मान रखा है कि इक्विवेलेंट एक्स है। अभी यहां से देखोगे तो ए और बी के बीच में क्या होगा, तो 2 और एक्स पहले पैरेलल, तो इनका हो जाएगा 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, फिर 1 सीरीज। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट ऐसा है। अब इसको हमने पहले से मान रखा है कि ए और बी के बीच का एक्स होगा, वही मुझे एक्स फाइंड करना ऐसा। तो एक ए इक्वेशन बना, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा 2। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि किसी बैटरी से अगर 2 ओम एम्पियर निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी तो अगर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट है। अगर 3 एम्पियर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। तो बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, मतलब ऐसा मान लो कि एक ये मेरा बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर बैटरी के अंदर करंट निगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब ऐसा, तो डिस्चार्जिंग बैटरी का हुआ। अभी इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको बोल रखा था 12 वोल्ट। अगर करंट 2 एम्पियर है, मतलब आई का वैल्यू 2 है, तो टर्मिनल वोल्टेज को 12, तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग लिखेंगे ई माइनस आई आर, डिस्चार्जिंग सेल कंडीशन है। ई माइनस आई की जगह पे 2 इंटू आर, ऐसा एक इक्वेशन। अब बोला कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए और करंट का वैल्यू 3 एम्पियर हो जाए, तो अब टर्मिनल वोल्टेज 15 वोल्ट हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज को लिखेंगे V इक्वल टू ई प्लस आई आर, क्योंकि अब चार्जिंग सेल हो गया, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं चार्जिंग वाला केस है, तो ई प्लस आई आर, ऐसा ये हो गया इक्वेशन। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 15 माइनस 12 3, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 5 आर। आर इक्वल टू 3/5 मीन्स 0.6। अब आर का वैल्यू हम लोग 0.6 रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, ई का वैल्यू मिल जाएगा। वहां से ई का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 13.2, ई इक्वल टू 13.2 वोल्ट। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बोला एन सेल आइडेंटिकल, मतलब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस उनका बराबर है, सीरीज में है, बट रॉन्गली कनेक्टेड है। रॉन्गली कनेक्टेड का मतलब कि कुछ का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड है और उनमें से कुछ का रिवर्स है, मतलब कि सबका टर्मिनल एक ही साइड में नहीं है। सबका टर्मिनल एक साइड में हो जाता, हम लोग इक्विवेलेंट के लिए बोलते हैं ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स एन ही हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। तो हम लोग बोला कि उसमें से 3 जो है रॉन्गली कनेक्टेड है, मतलब 3 का टर्मिनल रिवर्स, ऐसा टोटल एन था ऐसा, उनमें से 3 जो है
वो रिवर्स है, ऐसा उनका टर्मिनल सबका मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट की तरफ था, तो उनमें से 3 का राइट की तरफ है ऐसे। इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। टोटल एन थे, इनमें से ए जो है एन माइनस 3 और ए वाला 3। एन माइनस 3 का टर्मिनल एक तरफ है, तो इनका टोटल ईएमएफ क्योंकि सीरीज में है ऐड करते हैं, एक का ई होगा, दो होता तो 2E, 3 होता तो 3, टोटल हो जाएगा एन माइनस 3E। बाकी 3 रिवर्स है तो इनका हो जाएगा -3E। तो इक्विवेलेंट बताना है, हो जाएगा एन माइनस 6E, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एन ई माइनस 6। तो ई इक्विवेलेंट ऐसा होगा। आर इक्विवेलेंट देखोगे तो रेजिस्टेंस का तो कोई टर्मिनल नहीं होता, तो सबके सब सीरीज में ही है, एन सीरीज में है, तो आर प्लस आर प्लस आर टोटल देखोगे तो एन आर हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट को बोलेंगे एन आर और ई इक्विवेलेंट को बोलेंगे एन ई माइनस 6, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से देखो, पॉइंट ए बी सी का पोटेंशियल मालूम है, बोला पॉइंट ओ का पोटेंशियल क्या होगा। इसके पोटेंशियल को बोला है V1, इसके पोटेंशियल को V2, इसके पोटेंशियल को V3, इसके पोटेंशियल को हम लोग बोल दिए V0। ठीक है, अभी R1 वाले में करंट मान लो इधर से आ रहा है I1, इसमें I2 और इसमें C की तरफ जा रहा है I3। अब ओ पॉइंट पे देखोगे टोटल करंट जो इंटर कर रहा है I1 और I2, और जो लीव कर रहा है वहां से निकल रहा है वो I3। तो केसीएल के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, ऐसा। अब I1 किसी भी रजिस्टर में करंट को लिखते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, उसके किनारों के बीच, उसके एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। R1 में देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस को लिखेंगे R1, तो ये हो गया I1। I2 को लिखेंगे V2 माइनस V0 अपॉन R2, और I3 को लिखेंगे V0 माइनस V3 अपॉन R3। अब इसमें से V1 V2 V3 को एक साइड लेफ्ट साइड, V0 को राइट साइड लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो V0 का वैल्यू मिल जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद V0 का जो वैल्यू आएगा वो बॉम्बे में दे रखा है, ऐसा बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। तो सॉल्व कर लेना इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पॉइंट बी का पोटेंशियल को 0 बोला है, मतलब Vb इक्वल टू 0। ए और डी का पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड करना। 2 ओम वाले रजिस्टर यहाँ पे देखोगे, मतलब ये सबके सब सीरीज में ही है, करंट 2 एम्पियर जा रहा है। तो अगर हम लोग ए से बी तक केवीएल लिखें ऐसा इस वाले में, तो बोलेंगे कि ए पॉइंट ए से स्टार्ट किए बी तक, क्योंकि ए का पोटेंशियल चाहिए इसलिए। बीच में रजिस्टर आया तो इसमें माइनस IR इक्वल टू Vb। अब Vb को तो बोला है 0, तो Vb की जगह पे लिख देंगे 0, इसलिए Va इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ए का पोटेंशियल होगा 4। अब मुझे अगर डी का पोटेंशियल लिखना रहे
तो हम लोग बोलेंगे कि बी से डी तक केवीएल लिख दो। पॉइंट बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंट बी का पोटेंशियल बोलेंगे 0। फिर बीच में 3 ओम का रजिस्टर है, उसमें बोलेंगे माइनस आई आर। आई का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 3 है ऐसा। फिर उसके बाद देखोगे तो बैटरी आया +3 इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी देखोगे तो आएगा -3 वोल्ट। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि 25 ओम वाले जो बैटरी, नहीं 25 वोल्ट वाला जो बैटरी है, उससे करंट कितना होगा वो बताना। एक तरीका तो ऐसा है कि मान लो कि इससे करंट होगा आई, जो यहाँ पे आके I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4 ऐसा। आई जो है आगे जाके 4 ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है, I1, I2, I3, I4। अगर मुझे आई चाहिए तो बोलेंगे कि ये सम के बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसा। अब I1 चाहिए तो हम लोग इस वाले सर्किट के लिए केवीएल लिखेंगे। इस वाले के लिए लिखोगे तो ऐसा होगा कि 25 प्लस 30 माइनस I1 इंटू 11 इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 55/11 मीन्स 5 ऐसा। I1 हो गया। अगर I2 चाहिए तो हम लोग बोलेंगे कि इस वाले सर्किट के लिए केवीएल लिख दो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले के लिए ऐसा। तो उसमें देखेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 20 माइनस I2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I2 का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। अगर मुझे I3 फाइंड करना है तो हम लोग बोलेंगे कि इस वाले सर्किट के लिए केवीएल लिखते हैं, ए वाला। इस वाले के लिए लिखेंगे तो होगा 25 प्लस 5 माइनस 10I3 इक्वल टू 0। यहाँ से I3 का वैल्यू होगा 30/10 में 3 एम्पियर ऐसा। I1, I2, I3 मिल गया। अगर I4 लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इस वाले सर्किट के लिए हम लोग केवीएल लिखेंगे, ये बाहर बाहर वाला जो, इसके लिए इसमें केवीएल लिखोगे तो ऐसा होगा 25 माइनस 10 प्लस, नहीं, -5I4 इक्वल टू 0। यहाँ से I4 का वैल्यू आ जाएगा 3 एम्पियर। तो I1, I2, I3, I4 आ गया। अब I जो होगा इन सब का सम KCL से, इनका सम करेंगे तो 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12। तो बोलेंगे आंसर जो होगा 12 तरह से। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे तो 4 रजिस्टर दे रखा है और एक बैटरी दे रखा है। बोला कि
बी और डी के बीच का पोटेंशियल क्या हो वो बता। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है तो ए वाला पॉइंट भी ए होगा, और इस पॉइंट को तो सी बोला ही था ऐसा। तो बैटरी कनेक्टेड है मेरा ए और सी के बीच में, ठीक है। सर्किट को अगर अरेंज करें तो देखो ए सी, फर्स्ट वाला जो रजिस्टर देखोगे तो ऐसा है कि 5 ओम, 15 ओम, इस पॉइंट को ऐसा बी बोला था, और इनके बीच ए और सी के बीच में फिर से 30, इसको डी बोला है, और 10 ऐसा। और ए और सी के बीच में ही बैटरी है, यहीं पे बैटरी, बैटरी ऐसा 6 वोल्ट का। तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो बताना है मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये 5 और 15 सीरीज से 20 हो गया, 30 और 40, नहीं 30 और 10 सीरीज, सॉरी 30 और 10 सीरीज तो ये 40 हो गया। तो ये 20 ऊपर वाला और नीचे वाला 40, ये दोनों पैरेलल हैं। तो 20 और 40 का पैरेलल से इक्विवेलेंट निकाल ले हम लोग, तो होगा 20 × 40 डिवाइडेड बाई 20 + 40, 800/60, 40/3। आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब बैटरी से करंट क्या होगा वो निकाल लेंगे। बैटरी से करंट को बोलेंगे फी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो फी है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट देखोगे 40/, तो हो जाएगा 18/4, ठीक है। अब यही करंट आगे जाके इस पॉइंट पे दो भाग में डिवाइड होगा, I1 I2। तो करंट डिवाइडर रूल से हम लोग I1 I2 लिख लेंगे, ओके। तो करंट डिवाइडर रूल लगाओगे तो I1 का वैल्यू हो जाएगा I इंटू 20/60, ऐसे मतलब I/3, ये हो जाएगा 6/4। अगर I2 लिखना होगा तो बोलेंगे I इंटू 40/60, हो जाएगा ऐसा 12/4। I1 I2 मिल गया मुझे। अब बी से डी तक पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो बी से डी तक हम लोग केवीएल पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे और डी तक केवीएल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस I2 इंटू 15 प्लस I1 इंटू 10 इक्वल टू VT। I1 I2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वी बी माइनस VT जो निकालना है वो मिल जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 0 वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि कौन सा फिगर को देख के, सर्किट को देख के मुझे बताना है कि 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा इस वाले में। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, ये बैलेंस्ड है क्योंकि ऊपर वाले का रेशियो देखोगे 4/2 2 हो जाएगा, नीचे वाले का भी रेशियो देखोगे 2, तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट नहीं जाएगा। अब उससे करंट नहीं जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऊपर वाला 4 और 2 हो गया सीरीज में, ऐसा, और नीचे वाला जो है 10 और 5 ये भी हो गया सीरीज में। टोटल करंट जो आ रहा था 2 एम्पियर, मान लो ऊपर वाले में करंट जा रहा है I1, नीचे वाले में I2। मुझे I1 ही बताना है क्योंकि 2 ओम वाले में I1 ही जाएगा, I1 का वैल्यू बताना है। तो करंट डिवाइडर रूल से I1 को हम लोग बोलेंगे टोटल करंट 2 अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस, लिखोगे तो 15 हो जाएगा, 10 + 5 है भागा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखोगे तो 15 + 6 21, इसे डिवाइड करोगे 5 7 तो हो जाएगा 10/7, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में एक वायर तार दे रखा है जिसकी लंबाई बोला है कि 1000 मीटर है, मतलब एल, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है, उसमें करंट मालूम है। तो मुझे एल, ए, आई ये तीनों मालूम है। बोला कि ये वायर जो है कॉपर का बना है और कॉपर के प्रत्येक एटम में, हर एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उस तार में, उसके लिए हम लोग उसमें एटम की संख्या देखेंगे कि टोटल एटम उस तार में कितना है। अब एटम कैलकुलेट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल देखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे ऐसा कि जो नंबर ऑफ मोल होता है M/कैपिटल M ऐसा। तो कॉपर है उसका कैपिटल M तो 63.5 ग्राम। एम लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दे रखा है क्वेश्चन में, इंटू वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा A/L/M। अब यहाँ पे देखो एम जो है कैपिटल एम 63.5 ग्राम में है, तो ऊपर जो स्मॉल एम है उसको भी ग्राम में आना चाहिए। ग्राम में आने के लिए जो डेंसिटी दे रखा है kg/मीटर क्यूब, उसमें हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो kg ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो याद रख, ध्यान देना है कि ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मॉल एम को भी। ये नंबर ऑफ मोल हो गया। तो अभी नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो इसमें कैपिटल एन से गुना करना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि N ये हो गया नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितना एटम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एटम की जो संख्या है जिसको कैप बड़ा एन बोलेंगे, जो इसके बराबर हो। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अभी इनका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब संख्या घनता चाहिए, तो जिसको स्मॉल एन से हम लोग लिखते थे, होता है कुल संख्या भागा वॉल। कुल संख्या अपन वॉल्यूम करोगे तो ये हो जाएगा रो
Na/m ऐसा। अब देखो, तो मुझे पहले एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम कितना लगा होगा वो चाहिए। तो टाइम के लिए पहले हम लोग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है I डिवाइडेड बाई एन ई ए। तो ए एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, संख्या घनता, वो तो मिल गया। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा तो मुझे जो टाइम निकालना है, टाइम को बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे बोलेंगे लंबाई, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो लंबाई भागा वेलोसिटी। ऐसे तो वेलोसिटी मिल गया है, लंबाई दिया हुआ है, सबका वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आता है 3 × 10⁻⁶। तो एक तो ऑप्शन नहीं सही है। दूसरा बोला है कि जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कुल विद्युत बल, कुल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है बता। देखो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे देखोगे तो Q इंटू ई, जो फोर्स होता है Q इंटू ई, Q को हम लोग स्मॉल ई के बराबर बोलेंगे इंटू ई ऐसा। अभी टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे मिलाकर टोटल फोर्स तो ये एक पे है, कुल मान लो n है, जो हम लोग पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर लिए। तो ऐसा हो जाए, तो n तो मालूम है इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ई हम लोग जानते हैं। अब ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाए तो टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन पे वो मिल जाएगा। अब इस ई के लिए हम लोग एक ऐसा पढ़ रखे हैं कि J=σ तो ई को बोल सकते हैं J/σ। तो ये हो जाएगा NE J/σ। J को बोलते हैं I/A। तो यहां से जो फोर्स है वो हो जाएगा NE I/A। और 1/σ को बोलते हैं रो। तो रो क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दे रखा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी वाला रो है, डेंसिटी वाला नहीं। तो रेजिस्टिविटी दे रखा है क्वेश्चन में, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर लिए हैं, ई हम लोग जानते हैं। तो सबका वैल्यू रखोगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। और कैलकुलेशन के बाद ये आता है 1 × 10⁻⁶। मतलब बी वाला भी करेक्ट है, सी वाला भी करेक्ट है, बोलेंगे बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में तीन बल्ब, तीनों का रेटिंग, एक जो B1 बल्ब है वो 100 वाट है, B2 और B3 का वोल्ट मतलब वाट जो है 60 है। दोनों का आइडेंटिटी एक जैसे हैं, 60 वाट 60 वाट। इनको 250 वोल्ट के बैटरी के साथ तीनों को जोड़ा गया है कनेक्शन के अनुसार। B1 में जो पावर लॉस है उसको W1, B2 में W2, B3 में W3 बोला है। तो इनमें क्या रिलेशन है बताना है। देखो जो तीनों बल्ब हैं उन पे रेटिंग पावर रेटिंग दे रखा है, लेकिन वोल्टेज नहीं दे रखा है। अगर नहीं दिया होता है तो ऐसा मानना होता है कि वोल्टेज रेटिंग सबका सेम, मतलब ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट वाले के लिए B1 के लिए 100 वाट वोल्टेज फी, सेकंड B2 के लिए हम लोग बोलेंगे 60 वाट वोल्टेज फी, और B3 के लिए बोलेंगे 60 वाट वोल्टेज फी। ये B1 B2। अब B2 और B3 देखोगे, इनका पावर रेटिंग सेम है, वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो इनका रेजिस्टेंस R जो आएगा वो सेम आएगा। B2 और B3 के लिए R सेम आएगा, ठीक है। अब अगर इनका कंपेयर करें, इनमें पावर लॉस कितना होगा। देखो तो
B3 जो है डायरेक्टली 250 वोल्ट के बैटरी के साथ पैरेलल में है। इन दोनों में पोटेंशियल तो सेम होगा, तो बैटरी 250 वोल्ट का है तो B3 जो बल्ब है उसमें भी पोटेंशियल 250 होगा। लेकिन B2 में पोटेंशियल 250 नहीं होगा, क्योंकि B1 का पोटेंशियल और B2 इन दोनों का मिला के 250 होगा। ये दोनों सीरीज में है 250 बैटरी के साथ, इन दोनों का पोटेंशियल मिला के 250 होगा। तो ऐसा हम लोग ऐसे ही समझने के लिए बोल दिए चलो कि B2 में मान लो कि 100 होगा, B1 में 150 होगा, ऐसा सोचो समझने के लिए, और B3 में 250। अब B2 और B3 का तो R सेम है, वोल्टेज अलग अलग है, पावर कंज्यूम को V स्क्वायर बाई R बोल सकते हैं। R सेम है तो जिसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है उसमें पावर ज्यादा होगा। B3 में वोल्टेज ड्रॉप 250 होगा, B2 में 250 से कम होगा। समझने के लिए हम लोग 100 बोले। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलेंगे कि पावर तो फिर B3 में ज्यादा होगा, मतलब W3 ज्यादा होगा W2 से, ऐसा। अब अगर B1 और B2 का कंपेयर किया जाए तो B1 B2 सीरीज में है, सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगा। करंट सेम होगा तो पावर को I स्क्वायर R लिख सकते हैं। अब दोनों का करंट सेम है, I सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखोगे, बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं उसका रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। तो जिसका, क्योंकि वोल्टेज रेटेड तो सबका भी है रेटिंग, तो जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम आएगा। B1 का पावर रेटिंग ज्यादा है तो B1 का रेजिस्टेंस कम होगा, B2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों सीरीज में है, दोनों में करंट सेम होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर ज्यादा लॉस, तो B2 में पावर लॉस ज्यादा होगा B1 से, मतलब W2 ग्रेटर देन W1, ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि वोल्ट मीटर को जब हम लोग 400 ओम रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रीडिंग 30 वोल्ट। तो बोला कि अगर सेम वोल्ट मीटर को हम लोग 300 ओम के पैरेलल में जोड़ेंगे तो रीडिंग क्या है। ये फर्स्ट वाले सर्किट से सोचो कि वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, अभी हम लोग आर बोल देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आर है, ऐसा। मतलब अभी ऐसा हो गया कि ये 300 ओम है, 400 ओम है, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे था जिसकी रेजिस्टेंस आर 60 वाट, नहीं 60 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड। अभी तो वोल्ट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब यहाँ का पोटेंशियल, तो क्योंकि वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है 30 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों तो पैरेलल में हैं, इनमें पोटेंशियल तो सेम होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 30 है, बैटरी टोटल 60 वोल्ट का है तो इसमें भी पोटेंशियल 30 होगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल मिला के बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अभी तो अब ये वोल्ट मीटर और 400 ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका जो भी समतुल्य इक्विवेलेंट आएगा वो 300 के साथ सीरीज में है। तो यहां से करंट जो जाएगा 300 ओम में या फिर इनके समतुल्य में, तो वो तो सेम ही होगा क्योंकि इनका समतुल्य इक्विवेलेंट और 300 सीरीज। आई सेम है, वोल्टेज दोनों में सेम आ रहा है 30-30, इसका मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम, मतलब ये
400 और वोल्ट मीटर, इनका इक्विवेलेंट 300 ओम के बराबर है, क्योंकि आई सेम है तो आर भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 400 इंटू आर अपॉन 400 प्लस आर इक्वल टू 300। यहाँ से कैंसिल, 0 0 मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आर का वैल्यू जो आएगा तो 1200। मतलब अब जो वोल्ट मीटर था उसका रेजिस्टेंस मिल गया 1200 ओम। अभी बोला कि अब वोल्ट मीटर को अगर हम लोग 300 ओम वाला जो रजिस्टर है उसके पैरेलल में जोड़ते हैं तो अब उसकी रीडिंग क्या होगी। तो ये 300 ओम था, इसमें इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़े और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आ गया है 1200, 400। बैटरी मेरा 60। पहले तो हम लोग करंट निकालेंगे, करंट के लिए आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों पैरेलल है, फिर 400 के साथ सीरीज में, तो इनका पहले पैरेलल का इक्विवेलेंट देखेंगे तो 1200 इंटू 300 अपॉन 1500, 3 से 5, 5 से 240, मतलब 1200 और 300 का आर इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल से 240, और 240 400 के साथ सीरीज में, पूरा सर्किट का जो समतुल्य अवरोध होगा 400 प्लस 240 मतलब 640 ओम। तो जो करंट आई होगा, अभी आई को बोलेंगे हम लोग 60 डिवाइडेड बाई 640, ऐसा मतलब 3/32। ओके, अब आई मिल गया, मुझे वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए। वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है 300 के साथ पैरेलल में, तो उसका जो रीडिंग होगा यहाँ का वोल्टेज होगा यहाँ का। अब ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों में तो वोल्टेज सेम ही होगा, मतलब अब यहाँ का वोल्टेज के लिए हम लोग बोल सकते हैं आई इंटू इनका इक्विवेलेंट। अब इनका इक्विवेलेंट तो 240 आ गया है, 400 नहीं 300 और 1200 का 240, और आई का वैल्यू मिल गया 3/32। तो जो वोल्टेज फी निकालना है उसको बोलेंगे आई मीन्स 3/32 इंटू आर, आर आ गया 240। इसको कट करोगे तो कट करने के बाद जो तुम्हारा आंसर होगा हो जाएगा 22.5। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट। नेक्स्ट चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखोगे तो एक सेल है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बोला कि उसको ऐसे कनेक्ट किया गया सर्किट में, बोला कि वोल्ट मीटर आइडियल है, मतलब वोल्ट मीटर से करंट नहीं जाएगी, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। बोला कि जब सिर्फ S1 को क्लोज किया जाए तो रीडिंग जो है 18 वोल्ट है। सिर्फ S1 को क्लोज करोगे मतलब S2 अभी ओपन है, S2 ओपन का मतलब 12 ओम वाला रजिस्टर जो है उसमें करंट नहीं जा रहा है। अभी ऐसा सीन हो जाएगा, ई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सिर्फ S1 क्लोज होने का मतलब कि सिर्फ 6 ओम वाले से करंट ऐसा ऐसा जा रहा है। यहाँ पे वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर है 6 ओम वाले रजिस्टर में वोल्टेज माप रहा है,
और जो दे रखा है क्वेश्चन में 18 वोल्ट के बराबर, मतलब I1 इंटू 6, I1 इंटू 6 इक्वल टू 18। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 3, I1 इक्वल टू 3। ठीक है, अभी I1 को देखोगे तो हम लोग बोलेंगे EMF भागा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 6 प्लस आर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि I1 मतलब 3 इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 प्लस आर। यहां से एक इक्वेशन मिला ऐसा। सेकेंड केस में बोला कि सिर्फ S2 को बंद करें, S1 को ओपन, मतलब S1 ओपन करने का मतलब 6 ओम वाले रजिस्टर में करंट नहीं जाएगा, तो उसको सोचना नहीं है सिर्फ। अब ऐसा होगा कि यहाँ पे मेरा 12 वाला ओम से जाएगा और करंट को इस बार हम लोग I2 बोल रहे हैं, 6 वाला सर्किट के बाहर हो गया। अभी वोल्ट मीटर का रीडिंग 24, मतलब ये जो 12 ओम का अवरोध है इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है 24। वोल्टेज ड्रॉप को I इंटू आर लिखते हैं, तो I2 इंटू 12 इक्वल टू 24। तो I2 का वैल्यू हो गया 24/12 मतलब 2। I2 2 आ गया। अभी देखो करंट अब 2 आ गया, तो करंट को हम लोग लिखते हैं E अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को लिखेंगे 12 प्लस, इक्वेशन 2 हो गया दोनों कंडीशन से। अब इनको अगर भाग दोगे, 1 और 2 समीकरण को भाग देने से ई तो कैंसिल हो, मतलब डिवाइड अगर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर 3/2 और इधर आ जाएगा 12 प्लस आर 6 प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 प्लस 3R 24 प्लस 2R। यहाँ से R का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। अब R का वैल्यू 6 किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो E का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 36। E और R मिल गया, E को बोलेंगे 36 और R को बोलेंगे हम लोग 6। अब बोला अगर दोनों कनेक्ट होता, S1 S2 दोनों क्लोज होता, मतलब करंट दोनों से जा रहे होते हैं, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। अभी देखो, अब E का वैल्यू तो आ गया है 36, बोलेंगे EMF 36 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 6। अब ये दोनों कनेक्टेड, 6 ओम 12 ओम, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर यहाँ का वोल्टेज बताएगा। ये पैरेलल में है तो दोनों में वोल्टेज तो सेम ही होगा, तो मतलब इनके जगह पे इनका इक्विवेलेंट समतुल्य लिख दे रहे हैं हम लोग। तो 6 और 12 का देखोगे इक्विवेलेंट हो जाएगा 4। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसके जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 4। 6 और 12 को हटा के हम लोग लगा दिए 4। अब 4 और 6 हो गए सीरीज, तो करंट ऐसा जाएगा। करंट का वैल्यू बोलेंगे 36 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट 4 प्लस 6 10, 3.6। अब जो है 4 ओम वाले रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग आई इंटू आर। आई का वैल्यू है 3.6, आर 4, 14.4, मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में 8 ओम वाला जो रजिस्टर, उसमें पावर लॉस को 2 वाट बोला है। 8 ओम वाले में हमने करंट को बोल दिया I1, चलो, और ऊपर वाले में I2। तो इसमें जो पावर है उसको लिखेंगे I1 स्क्वायर इंटू 8, इसको बोला है 2 वाट।
मतलब I1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो I1 का वैल्यू हो गया 1/2। अभी अभी 3 और 1 ये तो सीरीज में है, मतलब ये 4 हो जाएंगे। ये 4 और 8 पैरेलल में है, तो दोनों में वोल्टेज पैरेलल में तो सेम होना चाहिए, तो I1 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू 4। I1 का वैल्यू 1 पॉइंट नहीं 1/2 आया, तो I1 की जगह पे 1/2 रखेंगे, यहाँ से I2 जो है आ जाएगा 1 एम्पियर। अब 3 ओम वाले रजिस्टर में करंट I2 है, उसका वैल्यू आया 1। अब उसमें पावर पूछा है, तो पावर को बोलेंगे I2 स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि सिर्फ उसमें ही पूछा है, तो I2 स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 3, तो बोलेंगे आंसर जो आएगा 3 वाट। ऑप्शन ए को करेक्ट बोलेंगे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। तो 23 में क्या है कि ए और बी पॉइंट जो है ये वायर से कनेक्टेड है ऐसे, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है, तो इनका पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि जब तक बैटरी या रेजिस्टर वगैरह ना आए, सिर्फ तार है, तो तार में तो वोल्टेज ड्रॉप होती नहीं, तो सेम होते हैं, तो इन दोनों किनारों का पोटेंशियल सेम, तो नेम भी सेम लिख सकते हैं। ए है तो इसको भी ये बोल सकते हैं, ए वाला पॉइंट भी ये हो जाएगा, ए वाला पॉइंट ए। अब 4 ओम देखोगे तो ए और ए के बीच में आया, ए और ए के बीच में आया मतलब शॉर्ट सर्किट। 6 ओम देखोगे तो ए और ए के बीच में आया, तो शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों 4 ओम और 6 ओम तो शॉर्ट सर्किट हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए मतलब इनमें करंट जाएगा ही नहीं। इनमें करंट नहीं जाएगा तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अभी जो इनमें करंट जीरो होगा, अभी बैटरी से जो करंट निकलेगा वो ऐसे ऐसे बी टू ए ऐसे होके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर एक करंट का वैल्यू चाहिए आई, आई को बोलेंगे हम लोग वी अपॉन आर, तो वी तो 20, आर सिर्फ 2 बचेगा, बाकी वो दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, तो हम लोग बोलेंगे 20/2 मीन्स 10 एम्पियर। तो करंट जो सर्किट में होगा वो 10 एम्पियर। अभी जो सर्किट में करंट होगा वही ए बी वायर में होगा, क्योंकि जो 10 एम्पियर है वो बी से ए होते हुए ऐसे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो वायर में करंट जीरो नहीं हो सकता है, तो दिल्ली वाला भी गलत है जो जीरो बोल रखा है। 4 ओम और 6 ओम इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, करंट जा नहीं रहा है, तो ये भी गलत है। बी सर्किट में करंट 10 होगा, 5 नहीं, तो बी वाला भी गलत है। अब बच गया बैटरी से पावर सप्लाई, पावर को बोलते हैं वी इंटू वाई, तो बैटरी का वोल्टेज 20 है, आई का वैल्यू 10 आया, तो ये हो जाएगा 200 वाट, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, पावर सप्लाई है बैटरी इक्वल टू 200 वाट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने हैं, सारे रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, आर 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 सब सेम है ऐसा मान लें, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कि ये ऊपर का ये जो 5 है ये पहले सीरीज में, किसी एक ट्रायंगल के लिए अगर देखोगे सोचो, तो पहले तो ये दोनों सीरीज, तो आर और आर हो जाएगा 2R, फिर ये आर के साथ पैरेलल, तो 2R और आर पैरेलल हो जाएंगे, तो 2R आर
पैरेलल करोगे तो होगा 2r/3, मतलब एक ट्रायंगल का इक्विवेलेंट देखोगे तो 2r/3 आ रहा है। आर और आर सीरीज, फिर आर के साथ पैरेलल, ऐसे ऐसे 5 ट्रायंगल ऊपर में दिख रहे हैं, ये पांचों सीरीज में हो जाएंगे। तो 2r/3 इंटू 5 करोगे तो 10r/3। ऊपर वाला का जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच, वो होगा 10r/3। नीचे वाले का देखोगे तो नीचे वाला एक ट्रायंगल है, इसका भी एक ट्रायंगल का 2r/3। ऊपर वाले का 10r/3, नीचे और नीचे वाले का हम लोग बोलेंगे 2r/3। ये दोनों पैरेलल, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो पैरेलल वाले फार्मूला से कर लेंगे हम लोग। तो बोलेंगे 10r/3 इंटू 2r/3 डिवाइडेड बाई 10r/3 प्लस 2r/3, मतलब 10 प्लस 2 12r/3। r/3 तो खत्म, तो हो जाएगा ये 20r/36। 4 से देखोगे तो कट करोगे तो 5r/9। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में दो सेल दिया हुआ है, E1 को बोल रखा है कि 4 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को बोल रखा है 0.5 ओम। E2 को देखोगे तो बोल रखा है कि 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस को बोल रखा है 1। 8 वोल्ट 1। इनका टर्मिनल पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इनका टर्मिनल E1 E2 का ऐसा, ये एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं 4.5 ओम, फिर 3 ओम एंड 6 ओम। देखो तो पहले तो हम लोग इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट देखेंगे। करंट ऐसे जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर, करंट को आई बोल रहे हैं। आई के लिए हम लोग आर इक्विवेलेंट देखेंगे। आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 3 और 6 पैरेलल हो जाएगा 2, 2 फिर 4.5 सीरीज, तो 2 प्लस 4.5 मतलब 6.5। उसके बाद 1 और 1, 1 और 0.5 ये भी सीरीज, तो टोटल हो जाएगा 2 प्लस 4.5 प्लस 1 प्लस 0.5 मीन्स 8 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आया 8 ओम। अगर फी इक्विवेलेंट देखोगे सर्किट की, मतलब इक्वल ईएमएफ का इक्विवेलेंट, तो ये 4 और 8 सीरीज में है लेकिन टर्मिनल इनका अपोजिट है। अगर टर्मिनल सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग ऐड करते हैं E1 प्लस E2 सीरीज में, लेकिन यहाँ पे E1 माइनस E2 ऐसा करना पड़ेगा, मतलब 8 हायर में से लोअर को सेपरेट करना पड़ेगा। 8 माइनस 4 बोलेंगे तो 4 वोल्ट इक्विवेलेंट जो आएगा सर्किट का 4, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम आया। तो अब करंट जो होगा फी अपॉन आर, मतलब ई अपॉन आर, तो हो जाएगा 4/8 मीन्स 1/2 एम्पियर। अब यहां से देखोगे तो 8 वोल्ट वाले बैटरी के लिए करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, मतलब ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो इसके लिए अगर टर्मिनल वोल्टेज लिखना होगा 8 वाले के लिए तो हो जाएगा E माइनस आई आर। ई को लिखेंगे 8 माइनस आई का वैल्यू तो हाफ आया, R1 है मीन्स 7.5 वोल्ट। अगर 4 वाले के लिए देखोगे
तो उसमें करंट का अगर डायरेक्शन देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहे हैं, मतलब ये चार्जिंग वाला केस हुआ। तो इसमें हो जाएगा ई प्लस आई आर, तो 4 प्लस आई का वैल्यू हाफ, आर का वैल्यू 0.5, तो हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 4.25। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा।